हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एम सिविल सर्विसेज। मैं अभिषेक कुमार आप सबका स्वागत करता हूं हमारे प्लेटफॉर्म पे, जहां मैं आपके लिए आज एनालाइज करने वाला हूं सीईपीएससी मेंस 2025 जो कि अभी कुछ दिन पहले कंप्लीट हुआ है, उसका पेपर 1 का पार्ट 2 यानी इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चंस को। मैं आपके लिए एक पूरी सीरीज लेकर आ रहा हूं जहां मैं टॉपिक वाइज या सब्जेक्ट वाइज सारे पेपर का एनालिसिस करूंगा। जहां पे हमने पिछले लेक्चर में हिंदी लैंग्वेज का एनालिसिस किया था और आज हम करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चंस का एनालिसिस। मैं एम सिविल सर्विसेज में इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाता हूं। तो आपको अगर मुझसे पढ़ना हो तो आप दिए गए नंबरों पर यानी डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके मुझसे मेंटरशिप ले सकते हैं। मुझे कई सालों का तजुर्बा है सीजीपीएससी, यूपीएससी एंड व्यापम के स्टूडेंट्स को पढ़ाने का। साथ ही साथ मुझे यूजीसी नेट क्वालिफिकेशन का भी तजुर्बा है, तो मुझे यूजीसी नेट जो लोग एग्जाम दे रहे हैं वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे पुराने लेक्चर्स आप हमारे प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं, जहां मैंने आपको पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और साइंस के लेक्चर्स लिए। तो चलिए बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या एनालिसिस हो सकता है या क्या प्रोस्पेक्टिव आंसर हो सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जनरल इंग्लिश का जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर है, आपके पास होगा, आप डाउनलोड कर लेंगे। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये क्वेश्चन पेपर दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके आंसर के साथ मैच कर सकते हैं। तो जो मैं आपको आंसर बताने वाला हूं इसका भी पीडीएफ में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो सबसे पहले देखिए कि ये जो पूरा पार्ट है ये है 50 मार्क्स का, ठीक है। पहला जो पार्ट था यानी हिंदी का वो था 100 मार्क्स का, और अगले दो पार्ट दोनों सेक्शन 50-50 मार्क्स यानी कि छत्तीसगढ़ी 50 मार्क्स और इंग्लिश 50 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो ये सारे क्वेश्चन आप देख लीजिएगा पॉज करके, ठीक है। हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो था वो था कि रीअरेंज करना था हमको, यानी जंबल वर्ड्स दिए होते, जंबल किया हुआ सेंटेंस दिया था, आपको उसको रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना था। तो जो सबसे पहला स्टेटमेंट था वो ईच अदर, दे, फॉर 15 years, दे गॉट मैरिड, हैड नोन व्हेन। देखिए जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस देखते हैं जहां जंबल किया हुआ हो, तो आप देखिए कि क्या ऐसा वर्ड है जो बड़े हो, ठीक है, जो एक साथ 2-3 वर्ड अगर वर्ड्स मिलके बन रहा हो तो वो ज्यादातर क्या कहता है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस फ्रेम करने में हेल्प करता है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे गॉट मैरिड, हैड नोन, ठीक है, तो ये एक दूसरे को कई सालों से जानते थे और शादी कर ली। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, या तो आप लिखें कि वो एक दूसरे को कब से जान रहे हैं, 15 सालों से, उसके बाद उन्होंने शादी किया, यानी कि दे हैड नोन ईच अदर फॉर 15 years, वो कई 15 सालों से एक दूसरे को जान रहे थे। When they got married, जब वो शादी किए उस समय। या फिर आप ये लिख सकते हैं कि when they got married, जब वो जान रहे थे, ठीक है, जब वो शादी कर रहे थे तब वो एक दूसरे को 15 सालों से जान रहे थे। They had known each other for 15 years, ठीक है। तो ये बेसिकली दो अल्टरनेटिव आपको मैंने जंबल करके आंसर दे दिया है। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो है For few days when she got back, phoned me and would going away, she said that, ठीक है। अब यहां देखिए, तो यहां का जो फ्रेमिंग होगा वो होगा कि उन्होंने कहा, मतलब जो भी जा रहा है, उन्होंने कहा she said that she was going away for few days, कुछ दिनों के लिए वो बाहर जा रही है, and would phone me when she got back, यानी जब वो वापस आएगी तो मुझे कॉल करेगी, ठीक है। तो ये बेसिकली थर्ड पर्सन, मतलब बेसिकली ये जो है ना पैसिव वॉइस में है। तो शी सेड दैट शी वाज गोइंग अवे फॉर अ फ्यू डेज एंड वुड फोन मी व्हेन शी गॉट बैक। अगला रीराइट करना है हमको सेंटेंस को आफ्टर मेकिंग नेसेसरी करेक्शन करके सेंटेंस को रीराइट करना है। तो पहला स्टेटमेंट है हिज एल्डेस्ट चाइल्ड इज बॉय ऑफ 10, यंगेस्ट इज अ गर्ल ऑफ 2। तो देखिए एक्चुअली ये स्टेटमेंट जो है ना ये पूरा सही भी है, और इसमें एक चीज आप मिस कर रहे हैं, अ बॉय,
ठीक है, तो वह अ बॉय लिख देंगे तो करेक्ट हो जाएगा, या फिर आप ऐसे ऐसे भी लिख देते तो भी पूरा सही होता कि हिज एल्डेस्ट चाइल्ड इज अ बॉय ऑफ 10, यंगेस्ट इज अ गर्ल ऑफ 2। दूसरा है द ट्रेन पास्ड ऑन द ब्रिज व्हेन द ब्रिज गेव अवे, यानी कि जब वो ब्रिज से गया, गुजरा जैसे ही, वैसे ही वो जो ब्रिज था वो खराब हो गया, कोलैप्स हो गया। तो द ट्रेन वाज पासिंग ओवर द ब्रिज व्हेन द ब्रिज गेव अवे, मतलब जब वो ब्रिज से क्रॉस कर रही थी उसके तुरंत बाद ब्रिज जो है वो कोलैप्स कर गया। तीसरा स्टेटमेंट है ऑल्दो शी वाज टायर्ड बट शी वेंट टू वर्क। ठीक है, तो जहां ऑल्दो है वहां पे बट नहीं लगाया जाता, तो ऑल्दो शी वाज टायर्ड शी वेंट टू वर्क हो सकता है, या फिर शी वाज टायर्ड, ठीक है, शी वाज टायर्ड बट शी वेंट टू वर्क, तो ऑल्दो के साथ बट नहीं लगाइएगा। ऑल्दो शी वाज टायर्ड शी वेंट टू वर्क, या फिर शी वाज टायर्ड बट शी वेंट टू वर्क। यहां पे आप ये भी लिख सकते थे येट शी वेंट टू वर्क। ठीक है, ऑल्दो शी वाज टायर्ड येट शी वेंट टू वर्क। अगला स्टेटमेंट है आई स्लोली बिगेन अंडरस्टैंडिंग हाउ शी फेल्ट। ठीक है, बिगेन अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है, आई स्लोली बिगेन टू अंडरस्टैंड। ठीक है, आई स्लोली बिगेन टू अंडरस्टैंड हाउ शी फेल्ट, मतलब मुझे पता चलने लगा कि कैसा वो फील कर रही थी, अब मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा। अगला है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब्स इन द ब्रैकेट। द लाइट डैश आउट वाइल आई डैश, यहां पे दिया हुआ वर्ड है गो एंड रीड, तो क्या होगा द लाइट वेंट आउट वाइल आई वॉज रीडिंग। ठीक है, द लाइट गो का वेंट, आउट वाइल आई वॉज रीड का रीडिंग। ठीक है, द लाइट वेंट आउट वाइल आई वॉज रीडिंग। अगला है अ पेयर ऑफ ग्लव्स डैश बीन फाउंड इन द हॉल। ठीक है, तो अ पेयर ऑफ ग्लव्स हैड बीन फाउंड, ठीक है, हैज बीन फाउंड इन, तो ठीक है, हैव नहीं होगा हैज होगा, क्योंकि पेयर ऑफ ग्लव्स के सिंगुलर फॉर्म में हैज होगा। ठीक है, पूरा एक साथ बोला जाता है हैज बीन फाउंड इन द हॉल। वोकैबुलरी एंड ग्रामर देखें अगला, या फिर आप ये इसको पास्ट में करना चाहे तो हैड बीन भी लिख सकते थे, हैड बीन फाउंड। ठीक है, अगला है करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ठीक है, सबसे पहले देखिए एफरवेसेंस लिखा है, एफरवेसेंस का स्पेलिंग में यहाँ पे ई एफ एफ होगा। ठीक है, ए जहां लिखा हुआ है, यहाँ पे ए लिखा है, यहाँ पे ई, यहाँ पे डबल एफ हो जाएगा। ठीक है, फिर ई आर होगा, फिर वी ई एस सी ई एन सी, एफरवेसेंस। इसका मतलब क्या होता है, एफरवेसेंस यानी कि बुलबुला उठना, यानी मतलब बेसिकली गुब्बारा जैसे फूलना। ठीक, उत्साह होना, फ्रॉथीनेस होना। नहीं बोलते हैं कि भाई बहुत ज्यादा ही उत्साहित हो गया, अति उत्साहित, उसके मन में लड्डू फूटा, वो एड जो आया था ना, वो एफरवेसेंस के लिए। अगला है यहां पे देखिए एंटरप्रेन्योर लिखा है, ये एक्चुअल में एंटरप्रेन्योर होगा। तो एंटरप्रेन्योर का क्या स्पेलिंग होता है, ई एन टी आर ई पी आर ई एन ई यू आर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है व्यवसायी, उद्यमी, बिजनेसमैन। ठीक है, अगला स्टेटमेंट है यूज द फॉलोइंग इडियम्स इन योर ओन सेंटेंस टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग। बाइट द बुलेट का क्या मतलब होता है, बाइट द बुलेट का मतलब होता है कि आप बहुत कुछ ऐसा कठिन कार्य था जिसको आप करना अवॉइड कर रहे थे बहुत टाइम से, लेकिन अब आखिरी में आपने उसको कर लिया, यानी कि आप उस कार्य के सामने आ गए। आपने उसे बहुत दिनों तक टाला था, लेकिन अब आप उसको टाले नहीं और आपने वो कर लिया, तो बाइट द बुलेट होता है। ठीक है, मतलब मुझे जो कठिन लगता था वो कार्य मैंने संपन्न कर दिया। आई हेट गोइंग टू द डेंटिस्ट बट आई जस्ट गेव टू बाइट द बुलेट एंड गो टुमारो, मतलब मुझे अब वो लेना ही पड़ेगा। जैसे बोलते हैं ना कि गोली खाना छाती पे, तो ये बेसिकली वही है कि किसी चीज के सामने आ जाना, कोई कार्य नहीं कर रहे थे, उस कार्य को आप करना ही है, कोई कठिन कार्य। अगला है पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक का क्या मतलब होता है, बहुत आसानी से कोई कार्य हो जाना। ठीक है, बहुत आसान होना। तो क्या होगा, पीस ऑफ केक के लिए कुछ भी लिख सकते हैं,
कि आपके लिए कोई एग्जाम का प्रीलिम्स निकालना इज अ पीस ऑफ केक, या कोई सब्जेक्ट पढ़ना पीस ऑफ केक। ठीक है, बोल सकते हैं कि जैसे सचिन तेंदुलकर के लिए स्ट्रेट ड्राइव मारना इज अ पीस ऑफ केक। ठीक, तो ऐसा कुछ भी स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं। डोंट वरी अबाउट द इंग्लिश एग्जाम, इफ यू स्टडी वेल इट विल बी अ पीस ऑफ केक। ठीक है, अगला स्टेटमेंट देखते हैं। व्हेन वन सिनोनिम, ठीक है, राइट वन सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग। सबसे पहले आता है कंसील। कंसील का मतलब होता है छुपाना, ढकना। ठीक है, पर्दा करना, कुछ भी चीज जो जिस चीज को आप किसी को सामने लाने से बचाते हैं, तो कंसील मतलब छुपाना। अब छुपाने के लिए और क्या क्या वर्ड्स हो सकता है? हाइड हो सकता है, कवर हो सकता है, मास्क हो सकता है। ठीक है, कुछ भी आप वर्ड लिख सकते हैं। इम्पार्शियल का क्या मतलब होता है? इम्पार्शियल का मतलब होता है जो किसी के लिए भी, सबके लिए समान हो। ठीक है, मतलब किसी के प्रति भी ज्यादा एकजुट ना हो। ठीक, तो यानी बेसिकली निष्पक्ष हो। तो निष्पक्ष के लिए क्या हो सकता है? फेयर हो सकता है, अनबायस हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है। एक और वर्ड है जस्ट, जस्ट हो सकता है। ठीक है, जस्टिस से वर्ड आया जस्ट, न्यायप्रद। अगला वर्ड है कंपैशनेट। अब इसमें क्या करना है आपको? एंटोनिम लिखना है। एंटोनिम मतलब विपरीतार्थक शब्द। ठीक है, इसका विपरीत शब्द लिखना है आपको। तो कंपैशनेट है मतलब क्या है? कंपैशनेट है मतलब किसी के प्रति बहुत ही दयावान है। ठीक है, सहिष्णु है। तो कंपैशनेट का क्या हो सकता है? जो अगर कोई दयावान है या कोई किसी के प्रति ज्यादा मोहित होता है, मतलब बेसिकली बोला जाए तो दया का भाव रखना। तो दया का क्या होगा? ईर्ष्या, क्रूएल, इस तरह के वर्ड्स आएंगे सामने। तो अगला क्या होगा? क्रूर, निर्दयी। ठीक है, निष्ठुर। तो ये सारे वर्ड्स आप लिख सकते हैं एंटोनिम के तौर पे। क्रूएल, हार्टलेस, अनफीलिंग, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। तो कंपैशनेट का क्रूएल। स्केर्स मतलब क्या? स्केर्स मतलब होता है कि बहुत कम मात्रा में हो। ठीक है, बहुत ही कम हो। जैसे हमारे यहाँ जो मेटल्स है वो स्केर्स हैं, या हो सकता है कोई एक ऐसा एलिमेंट हो जो बहुत स्केर्स हो। तो स्केर्स मतलब बहुत कम। वैसे ही एबंडेंट उसका ठीक अपोजिट वर्ड होता है, यानी कि बहुत प्रचुर मात्रा में। ठीक है, बहुत ज्यादा पर्याप्त मात्रा में हो। तो एबंडेंट कैसे? जैसे ऑक्सीजन जो है और नाइट्रोजन एयर में एबंडेंट है। एयर में एबंडेंट क्या है? नाइट्रोजन। तो एबंडेंट मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में। अगला स्टेटमेंट देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन वर्ड देना है हमको, वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको सही नहीं किया जा सके। तो अनकॉरिजिबल या इनकॉरिजिबल। ठीक है, तो इनकॉरिजिबल जिसे हम सही नहीं कर सकते, असद। ठीक है, जो शोध करने लायक नहीं हो, जिसको शोध नहीं किया जा सकता, जिसे सुधारा ना जा सके, इनकॉरिजिबल। ठीक है, कुछ गलतियां सुधारी नहीं जा सकती हैं। एक बार आपने एग्जाम में कुछ लिख दिया और पेपर सबमिट कर दिया, उसे आप दोबारा सुधार नहीं सकते। ठीक है, तो इनकॉरिजिबल होते हैं। अगला है वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट, जो अपने डेट्स यानी कि अपनी जो उधारी है उसे नहीं समाप्त कर पा रहा है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बैंकरप्ट। ठीक है, इंसॉल्वेंट भी कहते हैं। ठीक है, उसी से वर्ड्स है इंसॉल्वेंसी बिल, आपने पढ़ा होगा, भगौड़ा कानून, तो वो इसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इंसॉल्वेंट यानी दिवालिया घोषित हो चुका है, बैंकरप्ट है। अगला स्टेटमेंट देखते हैं। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है कि आपको फ्रेजल वर्ब सेंटेंस में यूज करना है। जैसे कट डाउन, कट डाउन करना यानी कमी करना किसी चीज में। तो बेसिकली मान लेते हैं कि हो सकता है, जैसे अभी फिलहाल कुछ समय पहले मोदी जी ने कहा, माननीय प्रधानमंत्री ने, कि जो कंजप्शन ऑफ फ्यूल है उसे हमें कट डाउन करना चाहिए। गर्मियों में इलेक्ट्रिसिटी का कट डाउन होता है, क्यों? क्योंकि कमी होती है। तो बेसिकली कट डाउन करना यानी कि कमी करना। तो द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू कट डाउन ऑन शुगर टू इंप्रूव हिज हेल्थ। अगर कोई डायबिटीज पेशेंट है तो उसको डॉक्टर क्या सजेस्ट करता है कि शुगर खत्म कर दीजिए या कम, बहुत कम कर दीजिए, तो कट डाउन कर दीजिए। ठीक है, अगला है फिगर आउट। फिगर आउट करना यानी कि पता लगाना, समझ में आना कि हाँ भाई ये क्या चीज है। ठीक, तो फिगर आउट करने के लिए स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं कि इट टुक मी लॉन्ग टाइम टू फिगर आउट हाउ टू सॉल्व दिस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। ठीक है, या फिर क्वेश्चन पेपर देख के आप बहुत टाइम तक कंफ्यूज थे, फिर आपने फिगर आउट किया कि इस क्वेश्चन में क्या डिमांड कर रहा है, तो आप वो स्टेटमेंट भी लिख सकते थे।
ठीक है, फिगर आउट करने का मीनिंग पता चल जाए तो आप उसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिगर आउट करना मतलब समझना कि क्या चीजें है। ठीक है, अगला है चेंज द वॉइस। वी गेव द पुलिस द इंफॉर्मेशन। इसको आपको कन्वर्ट करना है, द पुलिस वर गिवन द इंफॉर्मेशन बाय अस, या फिर आप लिख सकते थे द इंफॉर्मेशन वॉज गिवन टू द पुलिस बाय अस। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है आई वॉज आस्क्ड सम डिफिकल्ट क्वेश्चंस एट द इंटरव्यू। ठीक है, यानी मुझसे कुछ कठिन प्रश्न पूछे गए एग्जामिनेशन या इंटरव्यू के सामने। ठीक है, तो दे आस्क्ड मी सम डिफिकल्ट क्वेश्चंस एट द इंटरव्यू। उन्होंने मुझसे कुछ कठिन सवाल पूछे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशन। आई स्पोक टू कैरोल डैश द फोन लास्ट नाइट। तो कैरोल से फोन पे मैंने बात की, तो क्या किया, ऑन द फोन। आई स्पोक टू कैरोल ऑन द फोन लास्ट नाइट। लाइफ टुडे इज वेरी डिफरेंट डैश लाइफ 50 years ago। मतलब 50 साल पहले से आज के समय में जीवन बहुत अलग है। ठीक है, लाइफ बहुत अलग है, तो क्या है, फ्रॉम। लाइफ टुडे इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम लाइफ 50 years ago। 50 साल पहले से आज के समय में जीवन बहुत अंतर है, बहुत अलग है। ठीक है, अब फिर से बताना है आपको, यहाँ पे कंजक्शन के थ्रू फिल इन द ब्लैंक्स करना है। आई स्लिप्ड डैश आई वॉज टेकिंग अ शावर। मैं फिसल गया डैश जब मैं शावर ले रहा था। ठीक है, तो आई स्लिप्ड वाइल आई वॉज टेकिंग शावर या व्हेन आई वॉज टेकिंग शावर, दोनों ही यूज हो सकता था। जब मैं नहा रहा था तब गिर गया हूं, या जब, ठीक है, तो वाइल या व्हेन दोनों यूज हो सकता है। यहां पे देखिए, द प्रोजेक्ट वॉज नॉट सक्सेसफुल इन इकोनॉमिक टर्म डैश इन पॉलिटिकल टर्म्स। तो यहां पे आप और भी यूज कर सकते थे, इकोनॉमिक टर्म्स और इन पॉलिटिकल टर्म्स, नॉट इन पॉलिटिकल टर्म्स या बट इन पॉलिटिकल टर्म्स, तीनों यूज हो सकता है। ठीक है, कैसे, द प्रोजेक्ट वॉज नॉट सक्सेसफुल इन इकोनॉमिक टर्म, नॉट इन पॉलिटिकल टर्म्स। ठीक है, दूसरा, द प्रोजेक्ट वॉज नॉट सक्सेसफुल इन इकोनॉमिक टर्म्स और इन पॉलिटिकल टर्म्स, मतलब किसी भी टर्म में नहीं हुआ। द प्रोजेक्ट वॉज सक्सेसफुल इन इकोनॉमिक टर्म्स बट इन पॉलिटिकल टर्म्स। तो तीनों वर्ड्स आप यूज कर सकते थे कंजक्शन के तौर पे। कंजक्शन का मतलब जोड़ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंसर्ट लिटिल और अ लिटिल, फ्यू और अ फ्यू इन द फॉलोइंग सेंटेंस। क्या क्या करना है, लिटिल या फिर अ लिटिल, फ्यू या फिर अ फ्यू। तो वी विल स्टे हियर फॉर डैश वाइल, फॉर अ लिटिल वाइल। ठीक है, हम कब तक रुकेंगे, कुछ समय तक रुकेंगे। फ्यू और लिटिल कहां लगेगा, देखिए फ्यू लगता है जब कोई क्वांटिटी मेंशन हो। ठीक है, कोई क्वांटिटी अगर मेंशन हो तो वहां पे फ्यू लगेगा। जैसे आपको यहां पे पता है कि ही हैज मैनी एनिमीज बट डैश फ्रेंड्स, तो ये क्वांटिटी में होंगे ना, 2-4 फ्रेंड्स हो सकते हैं, 10 फ्रेंड्स हो सकते हैं, 50 फ्रेंड हो सकते हैं, एक काउंट नंबर पता हो। तो जहां भी आपको लगे कि कोई एक डेफिनेट नंबर हमें पता हो, वहां यूज करिए फ्यू या फिर अ फ्यू। लेकिन जहां पे आपको पता हो कि यहाँ पे कोई क्वांटिटी हमें एग्जैक्टली पता नहीं हो, जैसे शुगर, तो शुगर कोई किसी से पूछता है तो अ फ्यू शुगर नहीं होता है, अ लिटिल शुगर होता है। ठीक है, कि कितना चम्मच लेंगे तो मतलब कितना शुगर लेंगे तो अ फ्यू शुगर, अ लिटिल शुगर, थोड़ा सा चीनी लूंगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे आप काउंट नहीं कर सकते चीनी के दानों को। ठीक है, तो जहां पे आप काउंट नहीं कर सकते वहां लिटिल या अ लिटिल यूज करिए, और जहां आपके पास एक डेफिनेट नंबर हो सकता है या एक क्वांटिटी हो सकती है नंबर फॉर्म में, वहां फ्यू या अ फ्यू यूज करिए। देखिए, वी विल स्टे हियर फॉर डैश वाइल। अब एक कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी नहीं पता हमें। ठीक है, वाइल के तौर पे पूछ रहा है, यानी कि आधे घंटे रुकेंगे, 1 घंटे रुकेंगे, 1 दिन रुकेंगे, 10 दिन रुकेंगे, कोई एग्जैक्ट फिगर हमारे पास नहीं है। लेकिन हमारे पास दोस्तों का फिगर होगा ना, ही हैज मैनी एनिमीज, उसके बहुत सारे एनिमीज है बट उसके कुछ फ्रेंड्स हैं। ठीक है, तो फ्यू। चलिए अगला देखते हैं,
fill in the blanks with the most appropriate tenses using verb in the bracket. ठीक है, ब्रैकेट में जो दिया गया वर्ब है उसको देखते हुए आपको सही सेंटेंस बनाना है. आई डैश दैट वुमेन बिफोर बट आई कैंट रिमेंबर वेयर, यानी मैंने उस महिला को कहीं देखा है लेकिन मैं ये याद नहीं कर पा रहा हूं कि कहां पे. तो आई हैव सीन दैट वुमेन बिफोर बट आई कैंट रिमेंबर वेयर, मैंने उनसे कहीं तो देखा है पर कहां देखा है ये याद नहीं. आई विश यू डैश योर एप्लीकेशन बाय द ड्यू डेट, क्या पूछ रहे हैं, सबमिट. तो क्या हो सकता है कि आई विश यू हैड सबमिटेड, क्योंकि ड्यू डेट गुजर चुका है. इसके स्टेटमेंट के हिसाब से मान लेते हैं कि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 5 तारीख है और आप 5 तारीख के बाद किसी से पूछेंगे तो यही बोलेंगे ना कि आपने, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने फॉर्म को 5 तारीख से पहले पहले भर लिया है. आई विश यू हैड सबमिटेड योर एप्लीकेशन बाय द ड्यू डेट. ठीक है, अगला देखते हैं कि यहां पे प्रोनाउंस बताने हैं. ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल रिलेटिव प्रोनाउंस इन देयर रेस्पेक्टिव फॉर्म्स. ठीक है, अप्रोप्रिएट फॉर्म्स में. दैट इज द मैन डैश पॉकेट वाज पिक्ड. ठीक है, पॉकेट पिक्ड मतलब चोरी होना. ठीक है, तो कोई बता रहा है कि भाई ये वही आदमी है जिसकी जेब कटी है. ठीक है, तो क्या होगा, जिसकी यानी हुज. तो दैट इज द मैन हुज पॉकेट वाज पिक्ड, यानी हम क्या कर रहे हैं, ये थर्ड पर्सन वाला हिसाब है. ठीक है, तो पैसिव वॉइस के तौर पे बता रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे हुज आएगा. विच इज द बॉय टू डैश यू लेंट योर बाइसिकल, मतलब आपने किसे अपनी साइकिल लेंट की यानी कि उधारी में दी, चलाने के लिए दी. तो होम आएगा. ठीक है, इंडिविजुअल है तो होम आएगा. विच इज द बॉय टू होम यू लेंट योर बाइसिकल. ठीक है, अगला देखते हैं. माई पेरेंट्स, यहां पे क्या करना है, कंप्लीट सेंटेंस करना है एप्रोप्रिएट मॉडल लगा के. तो माई पेरेंट्स डैश वर्क वेरी हार्ड टू बिल्ड अप देयर बिजनेस. ठीक है, माई पेरेंट हैड टू वर्क वेरी हार्ड. ठीक है, उन्होंने बहुत मेहनत की तब जाके वो अपना बिजनेस स्थापित कर पाए. ठीक है, यानी ये हो चुका है तो वो पुरानी बात बता रहा है, पास्ट बता रहा है. तो यहां पे क्या होगा, हैड टू. आई डैश प्ले अ लॉट ऑफ टेनिस. ठीक है, तो बेसिकली क्या कर रहा है, ये खेलता है, ये बता रहा है क्या खेलता है, टेनिस खेलता है. तो आई यूज टू प्ले अ लॉट ऑफ टेनिस, और या फिर आई वुड प्ले अ लॉट ऑफ टेनिस. ठीक है, आई यूज टू प्ले ज्यादा बेटर है. आई यूज टू प्ले अ लॉट ऑफ टेनिस, मैं बहुत ज्यादा टेनिस खेलता हूं, ये खेलती हूं. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग ईदर और, ईदर आर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव. कंपैरेटिव या सुपरलेटिव यानी ऐसा कोई वर्ड यूज करना जिसके थ्रू आप उस बेसिकली उस सेंटेंस को एग्जेजरेट कर रहे हैं या किसी से तुलना कर रहे हैं. ठीक है, मतलब उसको बहुत ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं या किसी और के थ्रू कंपेयर कर रहे हैं. ठीक है, तो बेसिकली यहां पे आपको क्या करना है कि यहां पे आपको किसी चीज को एक्सीड करके बताना है. आई एम नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन आर्ट, मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं आर्ट में. आई एम डैश इन हिस्ट्री, मैं ज्यादा क्या हूं हिस्ट्री में. मैं आर्ट में उतना मतलब ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं जितना ज्यादा मैं हिस्ट्री में हूं. तो क्या होगा, आई एम मोर इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री. ठीक है, आई एम मोर इंटरेस्टेड, तो सुपरलेटिव हो गया मोर. ठीक है, इट वॉज अ वेरी कोल्ड डे, इट वॉज डैश ऑफ द ईयर. ठीक है, तो बेसिकली क्या बोल रहा है कि बहुत ठंडा दिन था. तो ये कौन सा दिन हो सकता है, सबसे ठंडा दिन, द कोल्डेस्ट डे ऑफ द ईयर, द कोल्डेस्ट डे ऑफ द ईयर. ठीक है, अगला है कि वी प्लेड वेल बट डैश बट नॉट डैश द गेम. ठीक है, तो वेल या विन, तो यहां पे बेसिकली आपको इन दोनों का यूज करते हुए इनफ का यूज करना है साथ में. ठीक है, तो हमने वी प्लेड वेल बट नॉट वेल इनफ टू विन द गेम. हमने अच्छा खेला पर इतना अच्छा नहीं खेला जिससे हम उस गेम को जीत सके. ठीक है, तो वेल इनफ टू विन द गेम. आई डोंट हैव डैश न्यूज़पेपर टाइम और रीड. ठीक है, आई डोंट हैव इनफ टाइम टू रीड द न्यूज़पेपर, मतलब मेरे पास पर्याप्त समय नहीं था जिसमें मैं
न्यूज़पेपर पढ़ सकूं। तो इनफ का यूज करना है, इसीलिए यहाँ पे इनफ टाइम टू रीड द न्यूज़पेपर एंड वेल इनफ टू विन द गेम। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है। ठीक है, तो पैसेज आप एक बार देख लीजिएगा, मैं क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये है यहाँ पे, आप यहाँ चाहे तो पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, और अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन पेपर दिया रहेगा, उसको निकाल के आप क्वेश्चन पेपर का ये पैराग्राफ पढ़ लेंगे। ठीक है, और इसके थ्रू आंसर करेंगे। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन देखिए क्या क्या पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द फ्रेज स्कॉलर्स आर स्टिल ट्रेवलिंग। ठीक है, वो जो पैराग्राफ आप पढ़ेंगे तो वहां पे एक लाइन दिया हुआ है ट्रेवलिंग। तो व्हाट डज द वर्ड ट्रेवलिंग कन्वे, यहाँ पे वर्ड ट्रेवलिंग का क्या मतलब है? तो बेसिकली बोल रहा है कि जिसके बारे में बता रहा है कि एक जो बेसिकली जिनके बारे में बोला जा रहा है, जिनकी हम इतिहास को छान रहे हैं, पता कर रहे हैं, उनके बारे में पूछ रहा है कि तो जो ट्रेवलिंग वर्ड है वो क्या बता रहा है? वो ये बताना चाह रहा है कि हम अभी भी खोज रहे हैं, अभी भी हम उनके बारे में पर्याप्त चीजें जानकारी इकट्ठी नहीं कर पाए। तो बेसिकली इस कॉन्टेक्स्ट में क्या होना चाहिए था, इन्वेस्टिगेट करने की बात हो रही है। ठीक है, मतलब हम अभी भी खोज कर रहे हैं, पर्याप्त नॉलेज नहीं है हमें मिस्ट्रीज के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली स्टिल ट्रेवलिंग का मतलब है कि स्टिल इन्वेस्टिगेटिंग, अभी भी हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये अनकवर कर रहे हैं, अभी भी हमारे पास वो चीजें जानकारी अभी भी नहीं है। जिसे हम बोलते हैं ना कि बहुत सारी चीजें अभी भी छुपी हुई है, हम उसके बारे में जानकारी अब तक इकट्ठा नहीं कर पाए। तो वैसे ही मिशेलेग्लो का जो आर्ट था उसके बारे में भी हम ज्यादा जानकारी नहीं प्राप्त कर पाए हैं अब तक। अगला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि व्हाट आर द रीसेंट फाइंडिंग्स ऑफ स्कॉलर्स रिगार्डिंग माइकलैंजेलो फेमस ड्राइंग ऑफ पेंसिव क्लियोपैट्रा। तो बेसिकली उस स्टेटमेंट को जब आप पढ़िएगा, मतलब उस पूरे फ्रेज को, तो वहां पे बोला है कि जो पेंसिव क्लियोपैट्रा का जो इमेज बनाया गया था, ड्राइंग बनाया गया था, उसके ठीक बैक साइड में एक और इमेज बनी है जो कि दर्द बताती है। ठीक है, टॉर्मेंटेड वुमेन के बारे में बता रही है, दुखी, दर्द सहमी हुई महिला को दिखाती है, दर्शाती है। ठीक है, तो बेसिकली एक ही इमेज की जस्ट पीछे बैक साइड में एक और इमेज बना हुआ है, ऐसा उस फ्रेज में दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला था कि डिड द डोम ऑफ सेंट पीटर्स बेसिलिस्का बियर्स रिजेंबलेंस टू द आर्किटेक्चरल प्लान ड्रॉन बाय द आर्टिस्ट। ठीक है, तो आर्किटेक्चरल ड्राइंग बनाया था उन्होंने, लेकिन उस पूरे फ्रेज को आप पढ़ेंगे तो अभी भी वो क्वेश्चन अनसॉल्व है कि क्या उस प्लान से या उस मॉडल से ही वो डोम बना है, या फिर कुछ और नया मॉडल उन्होंने बनाया था जिसके थ्रू आज ये जो सेंट पीटर्स बेसिलिका का जो डोम है वो दिखता है। ठीक है, तो बेसिकली वही चीजें यहाँ लिखी हुई है कि 1558 से लेके 1561 3 सालों के बीच में उन्होंने एक मॉडल तैयार किया, पर ये अभी भी अनसॉल्व है कि क्या उसी मॉडल के तर्ज पे ये डोम बना है, या बोल सकते हैं कि सेंट पीटर्स बेसिलिका बना है या नहीं, ये हमें अभी भी ज्ञात नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाउ लॉन्ग डिड इट प्रोबेबली टेक फॉर माइकलैंजेलो टू डिजाइन द मॉडल अकॉर्डिंग टू द राइटर्स ऑफ दिस पैसेज। तो बेसिकली मॉडल तैयार करने में 1558 से 61 लगभग 3 साल का समय लगा। ठीक है, लगभग 3 साल का समय अकॉर्डिंग टू द पैसेज हमें पता चलता है। अगला है कि व्हाई डिड माइकलैंजेलो डिस्ट्रॉय मैनी ऑफ हिज ड्राइंग बिफोर ही डाइड। ठीक है, उसमें एक तीसरा मिस्ट्री के बारे में बोल रहा है कि एक और मिस्ट्री है जो अनवेल नहीं हो पाई है कि क्यों माइकलैंजेलो ने अपने मृत्यु से पहले, मरने से पहले अपने बहुत सारे आर्ट्स को जला दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, खराब कर दिया। तो इसका एग्जैक्ट रीजन अभी भी हमें नहीं मालूम, जैसा कि उस फ्रेज में बता रहा है कि वो एक मिस्ट्री बनी हुई है। ठीक है, अभी भी वो एक मिस्ट्री है कि क्यों ऐसा है। 3 मिस्ट्री के बारे में बताया। पहला, तो अब तक हमें ये नहीं मालूम था कि भाई जो क्लियोपैट्रा का ड्राइंग है उसके जस्ट पीछे एक टॉर्मेंटेड वुमेन का भी
मतलब बेसिकली डरी हुई महिला का, सहमी हुई महिला का, चीखती हुई महिला का भी इमेज बना हुआ है। ठीक है। दूसरा जो डोम बना है सेंट पीटर्स बेसिलिका में, उसके मॉडल के बारे में भी हमें अभी भी मिस्ट्री है कि क्या उस मॉडल को जो इन्होंने 3 साल के टाइम पीरियड में बनाया था उसी के मॉडल के तर्ज पे बना है या फिर कोई और नया मॉडल बनाया था उसके तर्ज पे बना है। और तीसरा ये है कि क्यों मृत्यु से पहले उन्होंने अपने बहुत सारे आर्ट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो ये भी अभी अननोन है। ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे कि एग्जैक्ट रीजन जो है वो अननोन है, अभी भी हमें ज्ञात नहीं है। ठीक है। अगला है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है गिव एन एप्रोप्रिएट टाइटल टू द पैसेज। आप कोई भी टाइटल लिख सकते थे, द मिस्ट्री ऑफ मिशेलेंग्लोस आर्ट, या फिर आप लिख सकते थे जैसे मैंने बताया कि द अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज ऑफ मिशेलेंग्लोस आर्ट। आप ये भी लिख सकते थे द 3 मॉडर्न मिस्ट्रीज दैट आर अनसॉल्व्ड, कुछ भी लिख सकते थे, आपके ऊपर है, आपको जो सटीक टाइटल लगी आप वो लिख सकते थे। इसके अलावा प्रेसर राइटिंग है, वो आप खुद कर लीजिएगा। प्रेसर राइटिंग मतलब बेसिकली पूरे फ्रेज को छोटा करना, ब्रीफिंग करना। ठीक है। तो आप वहां से क्वेश्चन पेपर को देखिएगा और उसको छोटा करने की कोशिश करिएगा। अब जब भी छोटा करते हैं, मैं आपको ये बता दूं कि जब भी प्रेसर राइटिंग करते हैं यानी कि छोटा किया जाता है, ब्रीफिंग दिया जाता है, तो आपको 3 चीजों का ध्यान रखना होगा कि उस पूरे के पूरे फ्रेज जो आप पढ़ रहे हैं, जैसे आपने कोई भी कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा, ठीक है, कोई भी आपने पैराग्राफ पढ़ा जिसको आपको छोटा करके ब्रीफ करके प्रिसाइज में लिखना है। प्रिसाइज मतलब ब्रीफिंग करना। तो प्रेसी राइटिंग में आपको सबसे पहले तो उस पूरे का जीस्ट पता होना चाहिए कि उस पूरे के पूरे जो आपके पास क्या बोलते हैं पैराग्राफ है उसमें कहना क्या चाहता है, तो वो जरूर इसमें पता चलना चाहिए आपके प्रेसी राइटिंग में। और तो और चीजें जो है वो है कि आपको स्टार्टिंग और एंड उसी के मुताबिक करना होगा जैसा कि पैराग्राफ में मेंशन है। ठीक है। मतलब पैराग्राफ में अगर शुरुआत किया हुआ है किसी की जीवनी से और अंत किया है किसी की मृत्यु पे, तो आप उसको अल्टरनेट नहीं कर सकते प्रिसाइज राइटिंग में, आप उसको उसी सीक्वेंस में लिखिए। यानी बेसिकली 2 चीजें याद रखिए, एक तो जो मीनिंग है वो कन्वे होना चाहिए, और दूसरा, ठीक है, उस पूरे पैराग्राफ का मीनिंग कन्वे होना चाहिए इस प्रिसाइज में, प्रेसी राइटिंग में। और दूसरा, आपको सीक्वेंस में ही लिखना है, ठीक है, सीरीज में ही लिखना, जैसा पैराग्राफ में दिया था उसी को उसी हिसाब से प्रिसाइज करना है। ऐसा नहीं कर सकते आप कि उसमें दिए हुए पैराग्राफ्स के जो वर्ड उसको जंबल कर दें। आप जैसा सीक्वेंस में दिया है उसी बेसिस पे आपको प्रिसाइज राइटिंग करना है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो एक्सप्लेनेशन है अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके पहले ही। और साथ ही साथ ये वीडियो या इस जैसे और भी वीडियो जो आप हमारे चैनल पे देखते हैं उन्हें शेयर करें उन लोगों के साथ जो यूपीएससी, सीजीपीएससी या फिर व्यापम की तैयारी कर रहे हैं। जाने से पहले आप लोगों के लिए एक इंफॉर्मेशन ये है कि एम सिविल सर्विसेज में हम बहुत जल्द एक न्यू बैच लॉन्च करने जा रहे हैं जहां हम यूपीएससी 2027 और 2028 को टारगेट करके पढ़ाएंगे और साथ ही साथ सीजीपीएससी 2027 और 2028 को टारगेट करके पढ़ाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आने वाले सालों में आप भी सीजीपीएससी या यूपीएससी देकर एक सिविल सर्वेंट या गवर्नमेंट सर्वेंट बनना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा एड्रेस है भगिनी मंडल, रिक्रिएशन रोड, चौबे कॉलोनी, जहां आप आएंगे और हमारे ऑफिस में आप हमसे पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबरों पर भी आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। इसमें कोर्स की फी स्ट्रक्चर बहुत ही वाजिब होगी, बहुत ही कम होगी। साथ ही साथ आपको प्रीलिम्स और मेंस इंटीग्रेटेड फॉर्म में पढ़ाया जाएगा यानी कि आपको प्रीलिम्स और मेंस का एक साथ तैयारी करवाया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि प्रीलिम्स अलग तैयारी हो रहा है और मेंस का अलग तैयारी हो रहा है, जिससे क्या होगा कि आपको को रिलेट करना आसान हो जाएगा और आपका प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की तैयारी भी पूरी हो जाएगी। तो आइए और हमारे संस्थान के साथ जुड़िए और अपने लक्ष्य के प्रति
एक कदम और आगे बढ़ाइए। इसी के साथ आपसे मैं विदा लेता हूं। अगले लेक्चर में फिर मुलाकात करूंगा, जहां मैं आपके साथ न्यू फैक्ट्स, न्यू फिगर्स के साथ हाजिर हूं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।